नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम बजट पर बात करेंगे। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र की शुरुआत में ही इतने हंगामे देखने को मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो अच्छा खासा आगे भी हंगामेदार रहने वाला है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये हम जो पिछले शुरुआत के जो 2-4 दिन की जो कार्यवाही हुई और उस पर जो कुछ हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूर्व स्पीकर रहे डॉक्टर रघुवीर कादियान को पूरे सदन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको निष्कासित किया। इसके साथ ही हम आपको जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की पीटीसी न्यूज से खास बातचीत भी दिखाएंगे। उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया और निष्कासन को, यानी डॉक्टर रघुवीर कादियान के निष्कासन को उन्होंने क्यों सही करार दिया है, आइए देखते हैं। रणबीर सिंह गंगवा हमारे साथ हैं। रघुवीर कादियान जो पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक हैं और कई बार विधायक का आंकड़ा भी वो 5 से 6 बार का छू चुके हैं, उनको जो है नेम कर दिया गया। क्यों उनको नेम कर दिया गया? देखिए, जबरन धर्मांतरण का बिल लेकर के आई थे, आज कोई पास नहीं होना था, इंट्रोड्यूस के लिए ही ये बिल आज आया था। इस बाद में इस पर किसी दिन चर्चा होगी और उसके बाद में ये पास होगा। लेकिन ये बिल जैसे ही लाया गया कि इसके ऊपर अपने अपने मत हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी का मत कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य थे और जो माननीय रघुवीर कादियान जी जो कई बार विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उनका हाउस के अंदर खड़े होकर के बिल को फाड़ देना ये बिल्कुल ही गलत उनका व्यवहार था और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और हंगामा होने के बाद में जब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर जो उनको शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है। कांग्रेस विधायक या फिर रघुवीर कादियान जी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, ये सिर्फ कागज था। 3 कृषि कानूनों की भी उन्होंने प्रतियां फाड़ी थी, तो इसमें क्या है, अभी तो ये सिर्फ पटल पे रखा ही गया था, इस पे कोई ना कानून बना था, ना इस पे चर्चा हुई थी, ना कुछ भी हुआ। हल्के के लोग, प्रदेश की जनता अपने अपने विधायक चुन करके भेजती है और उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनको चुन करके भेजते हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या आपको लगता है उन्होंने जो किया वो गलत था? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने जो इतना नहीं करना चाहिए था। सदन की मर्यादा रखनी चाहिए। बहुत सीनियर साथी हैं, वो तो खुद स्पीकर हैं, उन्हें इस पर हमले पे नहीं। उनके अपने लोगों ने भी समझाया और स्पीकर साहब ने भी उन्हें कहा, बहुत लोग, पूरा सदन उन्हें कहता रहा, सब ने कहा कि ये बंद करो। और उसके बाद भी जब नहीं माने तो एक सीमा होती है, जब सीमा से कोई बात हो तो फिर उसके बाद उससे भी पार करे, नहीं माने तो फिर एक्शन लेना पड़ता है। उनका ये कहना था सर, अभी जो है ये बिल नहीं बना था, ये सिर्फ पटल पे रखा गया था। इससे पहले भी उन्होंने 3 कृषि कानून की प्रतियां हैं वो भी फाड़ी थी, तो कहाँ उन्होंने गलत किया? नहीं, ये स्पीकर साहब को उन्होंने बहुत समझाया। स्पीकर साहब कहने कि नहीं, ये सारा सदन ये कहने का कि नहीं, कादियान साहब गलत है, उन्होंने गलती करी। तो जो ये कानून लेके आ रही है हरियाणा सरकार, आपकी सरकार, इसको ज़रूरी समझते हैं आप हरियाणा में? क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के कई विधायकों का ये कहना है कि हरियाणा में इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब जरूरी होती है तभी लेके आते हैं। जब सदन का कोई मेंबर लेके आए तो उसका कोई गलत नहीं होता, अपने अधिकार में ला सकता है। एक ये है कि जातियों को बांटने का आरोप लगा रही है कांग्रेस, कि जातियों को बांटना चाहती है बीजेपी सरकार। संघ के इशारे पर जो है इस तरह का एक एजेंडा तैयार किया जाए। ये कांग्रेस सदा से कहती रही, उनकी बात को कोई सीरियस ना देश लेता। लोग मैंडेट उनके खिलाफ देते हैं, कभी उन्हें कुछ मिला भी नहीं। तो आप इसको उचित मानते हैं कि ठीक है, जो ये कानून आता है तो इससे कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो भी कोई कानून आता है, डिस्कशन होती है, उसके बाद पास होता है। जब चर्चा आएगा तब इसे देखा जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला। अभिषेक तक्षक, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बजट पर ही हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। डॉक्टर रघुवीर कादियान के निष्कासन का एक और जहां सत्ता पक्ष ने तर्क दिया है और उसे जायज ठहराया है और उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है, तो वहीं विपक्ष यानी खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी ओर से भी ये निष्कासन को कड़ी निंदा की जा रही है और तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर गीता भुक्कल से जो हमारी बातचीत है पीटीसी न्यूज की। गीता भुक्कल ने इसको अयोग्य क्यों करार दिया, इसकी निंदा क्यों की इस निष्कासन को, पीटीसी न्यूज में उन्होंने वजह बताई।
कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ है। तमाम कांग्रेसी विधायकों ने जो है बिल जो पेश किया गया था बीजेपी सरकार की ओर से धर्मांतरण को लेकर, उसका विरोध किया और जो नेम किया गया रघुवीर कादियान जो पूर्व स्पीकर हैं, उनको उसके विरोध में जो है तमाम कांग्रेसी विधायक जो है अब वॉकआउट करते हुए यहाँ विधानसभा के बाहर तक पहुंच गए। मैम, क्या लगता है आपको, ये जो कानून है इसकी कोई औचित्य नहीं है लाना? कतई भी हरियाणा प्रदेश में इस कानून का औचित्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमने इसके इंट्रोडक्शन पे ही विरोध किया है। जब सेंस ऑफ द हाउस स्पीकर महोदय ले रहे थे, हमने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले हरियाणा में नहीं आए हैं। ये आरएसएस और बीजेपी का हिडन एजेंडा है। हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। संवैधानिक तौर पर हम समझते हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष हमारा प्रदेश है, देश है। ये टोटली असंवैधानिक बिल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ये खिलाफ है। प्रदेश में इस तरह का कोई मामला नहीं आया, कतई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बिल को हरियाणा में नहीं लाना चाहिए। मैम, तमाम बैठकों से और इस जब तक कार्य का ये जो रहेगा विधानसभा का बजट सत्र, तो उससे जो है रघुवीर कादियान विधायक जो है उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसका भी विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। हमारा हक बनता है कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है उस पर आप चर्चा करवाएं। जब हम कह रहे हैं कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, पूरी तरह से ये सरकार जो है धक्काशाही करने का काम कर रही है। हम बिल्कुल इस चीज का विरोध करते हुए वहां से बाहर निकल कर आए हैं। बगैर चर्चा के पास करवाना चाहती है सरकार? देखिए, आज तो केवल सेंस ऑफ द हाउस पर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ले रहे थे। हमने कहा कि यू शुड सेंड इट टू द सेलेक्ट कमेटी। धर्मांतरण के मामले जब हमारे यहाँ नहीं हो रहे तो इस तरह के बिल का कोई औचित्य नहीं है। तो इसके बाद जो प्रति है इसकी बिल की, वो भी रघुवीर कादियान जी के द्वारा फाड़ दी गई थी। अभी तक ये जो है केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल पे सेंस ऑफ द हाउस लिया गया था। अभी तो बिल जब पास होगा तब बनेगा। पटल पे ही रखा गया था अभी केवल पटल पर रखा गया। बिल्कुल, देखा आपने। तो ये कांग्रेसी विधायक जो है गीता बुक्कल है, ये तमाम जो कांग्रेसी विधायक यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, वॉकआउट किया है इस बजट सत्र का। धर्म परिवर्तन का जो कानून लाने की हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको जो है टारगेट बनाना बीजेपी चाहती है, तो इसका ये विरोध कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत हरियाणा में नहीं दिखती, तो उसी का इसीलिए इन्होंने विरोध किया। तो आप देख सकते हैं रघुवीर कादियान भी और के साथ साथ तमाम कई विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसका विरोध जता रहे हैं। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। इसके साथ ही पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने पीटीसी न्यूज से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। उन्होंने भी डॉक्टर रघुवीर कादियान के निष्कासन को सही करार दिया है। आखिर उनका सही करार देने के पीछे क्या रीजन है और उसके साथ ही इस पूरे बजट सत्र पर नैनपाल रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। हरियाणा बजट सत्र के तीसरे दिन जहां बड़ा गर्मा गर्मी रही और तीखी नोकझोंक जो है पक्ष विपक्ष के बीच रही, इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पृथला से विधायक नैनपाल रावत, जो कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन भी हैं। बात करते हैं कि पूरी कार्रवाई खासतौर पर धर्म परिवर्तन विरोधी बिल जो तीखी नोकझोंक और बड़े हंगामे के बीच पारित हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तीसरे दिन की कार्रवाई रही सदन की? देखिए, तीसरे दिन की कार्रवाई में सरकार, सदन के नेता एक बिल लेकर के आए थे कि भाई जो जबरदस्ती जो धर्मांतरण है, किसी लालच में, दबाव में, प्रलोभन से या अन्य किसी कारण से या मीडिया के माध्यम से भी, आईटी के माध्यम से अगर कोई धर्मांतरण कराता है दबाव बनाकर, लालच देकर, वो गलत है। और उसके लिए सरकार एक बिल लेकर के आई थी कि भाई इसके लिए एक कानून बनाया जाए कि इस तरह के अगर कोई लोग करता है दबाव से, भय से, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए हमारी सरकार एक बिल लेकर आई थी, जिसका विरोध हमारे कांग्रेस के नुमाइंदों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया। और इवन विरोध ही नहीं कि एक गलत परिपाटी भी उन्होंने शुरू की। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनमें से 6 बार के विधायक रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, माननीय कादियान साहब, उन्होंने बिल की कॉपी जो है ना, बिल पास होने के बाद कॉपी फाड़ी। तो इस बात पर हंगामा हुआ और मैं समझता हूं कि जो कार्रवाई उनके साथ हुई है, उनको जो सदन के अन्य जो आगे का जो समय है उससे निष्कासित किया है, तो मैं समझता हूं कि उचित कार्रवाई है। क्योंकि सदन में हर व्यक्ति को क्षेत्र से जो नुमाइंदे चुनकर भेजे जाते हैं, वो अच्छे कार्यों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, अपनी विधानसभा के लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक निंदनीय घटना
जो कल कांग्रेस के लोगों द्वारा की गई है, कांग्रेस के नुमाइंदों द्वारा की गई है, ये वास्तव में निंदा के लायक है और उन पर जो कार्रवाई हुई है मैं उसको जायज़ समझता हूँ। जी, जिस तरह की आपने परिपाटी जो है ये नई तरह की शुरू हुई जिसकी निंदा भी आपने की है, एक नई परिपाटी और भी है जिसमें मुख्यमंत्री ने बजट की प्री चर्चा को लेकर भी जो है इस बार प्रावधान रखा। इसके अलावा जो बजट के बाद भी कुछ समय दिया गया है ताकि सभी सदस्य जो हैं वो बजट को पढ़ सकें और अपने जो उससे रिलेटेड मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड सवाल हैं, उसको बाद में सदन में रख सकें। देखिए, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, उनकी सरकार को, कि जिस प्रकार से अब जो ये नई एक परिपाटी शुरू की है, एक नया कुछ किया है कि बजट को पेश करने से पहले उस पर पक्ष के विधायकों से, विपक्ष के लोगों से, सबसे और अधिकारियों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से अलग अलग बैठक करके उसमें व्यूज़ लिए गए हैं कि भाई किस तरह से हम एक अच्छा बजट, एक अच्छी सोच हम प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं, प्रदेश की भलाई के लिए हम और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए बजट, प्री बजट पर चर्चा, और उसके बाद भी जब बजट पेश कर देंगे 8 तारीख को, तो उसके बाद भी 3 दिन का समय, 9, 10, 11 और 12 तक, ये 3-4 दिन का समय कमेटियों के माध्यम से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर मैं उसमें कुछ लगता है कि कोई खास चीज़ चेंज करे जानी है, जो प्रदेश के लोगों के हित में है, तो उसको भी चेंज करने का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। तो अपने आप में एक ये नई शुरुआत है, क्योंकि अब तक हम टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से केवल ये देखते थे, क्योंकि हम तो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं, पहली बार एमएलए बने हैं। तो ऐसी सरकार में जहां एक नया से नया प्रयोग क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए कर रही हो, ऐसी सरकार में रहकर हमें भी बहुत खुशी मिलती है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जी, अगर बात करें 2 साल जो पिछले निकले हैं कोरोना काल में, जिसमें जनता पर तो असर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा, कई काम नहीं कर पाए। ऐसे में इस बजट का आना और लोगों की उम्मीद भी कि शायद जो 2 साल का जो कुछ रुका हुआ है काम या फिर और ज़्यादा तेज गति से होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर 2 साल के कोरोना काल में सरकार कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाई है। मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विकास के लिए हम लोग बनाए जाते हैं, काम के लिए हम लोग बनाए जाते हैं, और मैं समझता हूं कि महामारी के कारण हम काम नहीं कर पाए हैं। कोरोना 1.5-2 साल से हमें घेरे हुए है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अब समय बचा है मैंने कल सदन में भी कहा था कि जैसे गाँवों की जो दशा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से पंचायतें काम नहीं कर रही हैं। और इसके अलावा जो सड़कों के, क्योंकि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारा पैसा कोरोना पर लग गया, जब धंधे काम नहीं हुए तो सरकार के पास भी पैसा केवल फंडों से आता है, लोगों से आता है, टैक्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से, जो व्यापार, उद्योग, धंधे सब ठप हो गए। तो ऐसे वक्त में फंड्स की भी कमी पड़ी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अब सड़कें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटी हुई हैं, चाहे वो SSMB की हैं, चाहे PWD की हैं, और गाँवों की भी दशा सुधारने का ज़बरदस्त प्रयास किया जाएगा। जैसे हम इससे और निकलेंगे, इस बजट के बाद काम बिल्कुल तेज गति से किया जाएगा। तो देखा आपने साफ तौर पर, चाहे वो बात हो पृथला विधानसभा के गांव की, जिनकी दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं वहां के विधायक नैनपाल राउत, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना की मार से जो बजट के आने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाए, इस बार उसे दुगनी गति के साथ किया जाएगा। और चाहे अगर बात हो किसी महिला विधायक के साथ सदन के दौरान अनुचित व्यवहार किसी विधायक द्वारा किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने बुलंद आवाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस बात पर ये साफ उन्होंने मुहर लगाई कि ऐसे व्यवहार को बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जहां ज्यादातर विपक्षी और उनके खुद की पार्टी के लोग भी इस बात पर मुंह बंद करके बैठे थे, वहीं इन्होंने बुलंद आवाज में उस बात पर वाक्य पर प्रतिक्रिया दी। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ PTC न्यूज के लिए उमंग शरान। रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत। और जाते जाते हिमाचल प्रदेश में भी बजट सत्र पेश हुआ। कैसा रहा बजट? तमाम बजट पर हमारी ये खास पेशकश देखिए। शिमला में हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में सरकार का सालाना बजट पेश किया है।
इस बजट में सीएम ने कई ऐलान किए और कई अहम घोषणाएं भी की। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री खुद बजट का पिटारा लेकर सदन में पहुंचे और डिजिटल बजट इस बार पेश किया गया है। हिमाचल सरकार के बजट में इस बार विधायक निधि में इजाफा किया गया है। इसकी सीमा 150 करोड़ रुपए की गई है, जिसके तहत शहीदों के सम्मान में स्मारक का निर्माण भी विधायक निधि से करवाया जा सकेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना प्रदेश में जारी रहेगी और साल में 3 मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। साथ ही 4 नई अनाज मंडियां भी प्रदेश में खोली जाएंगी। कृषि क्षेत्र के लिए जयराम सरकार ने 583 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसके अलावा 198 करोड़ सिंचाई पर खर्च किए जाएंगे, जबकि बागवानी पर साल में 540 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पशुपालन के लिए 469 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। किसानों को मक्की और गेहूं की बेहतरीन बीज मुहैया करवाने के लिए 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जबकि गौवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गौसदन में प्रत्येक गाय के लिए आर्थिक मदद 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए की गई है और दूध के खरीद दाम में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे पशुपालकों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे और गोपाल नहीं होंगे तो प्रदेशवासी खुशहाल नहीं होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। साथ ही दिव्यांग, विधवाओं और एकल नारियों को पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने की घोषणा की गई है। कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर सालाना 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जिला परिषद को 10,000 रुपए, सदस्य जिला परिषद को अब 6,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पंचायत समिति को 9,000 रुपए, समिति उपाध्यक्ष को 6,650 रुपए और समिति के सदस्य को 5,550 रुपए बतौर मानदेय दिए जाएंगे। साथ ही प्रधान ग्राम पंचायत को 5,550 रुपए, उप प्रधान को 3,500 रुपए बतौर मानदेय मिलेंगे, जबकि सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक 300 रुपए दिए जाएंगे। जयराम सरकार ने शिक्षा के लिए 8,412 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। कौशल आपके द्वार नाम से नई योजना भी शुरू की गई है। जल जीवन मिशन के तहत सभी परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे और इसमें इस वित्तीय वर्ष में करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 5 बड़ी पेयजल योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,752 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आरोग्य मित्रों की भर्तियां भी जल्द की जाएंगी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हिमाचल प्रदेश। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते भी बजट पर ही तमाम अपडेट्स आपके सामने लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।